हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक स्टार्ट किए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आते भी हैं और आ सकते हैं। यहाँ से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। लोग बहुत पढ़ लेते हैं पर इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते हैं। और अब जो लेक्चर आपके कुछ बनेंगे वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। और ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे शब्दों पर फोकस किया जाए जिस पे विस्तृत चर्चा क्लास में नहीं हो पाती, ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। तो अब जो टॉपिक आप लोग पढ़िएगा, वीडियो बनाइएगा, वीडियो देखते हैं आप लोग, तो कोशिश कीजिएगा कि इन्हें आप अपने कॉपी पे लिख भी लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब पॉलिटिकल साइंस के कुछ शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे मान लीजिए राज्य, संविधान, विधान, नियम, कानून, अधिनियम, परिनियम, ये क्या होते हैं, मूल विधि क्या होती है, निर्णय विधि क्या होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होती है, जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें राज्य किसे कहते हैं। राज्य का मतलब होता है स्टेट, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट। जैसे भारत एक राज्य है। अक्सर हम लोग राज्यों का मतलब समझ लेते हैं जैसे यूपी, बिहार, ऐसा नहीं। सैद्धांतिक भाषा में स्टेट, राज्य का मतलब होता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक राज्य। राज्य बनता कैसे है? तो राज्य बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ये जान लें कि राज्य क्यों बनाए जाते हैं। तो सीधी भाषा में समझ सकते हैं, व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज को संयमित बनाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र, सीधा, लंबा, चौड़ा 1 वर्ग किलोमीटर हो या 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अगर उसमें उसका कोई निश्चित क्षेत्रफल नहीं है, पहली शर्त यह होती है राज्य बनने की कि इसका एक निश्चित भूभाग हो, सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए कि ये इतने दूर तक पाकिस्तान है, इतने दूर तक भारत है और इतने दूर तक बांग्लादेश है। इसका निर्धारण वैज्ञानिक विधि से होता है। तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। फिर इसके अंदर दूसरी शर्त है कि इसके अंदर निवास करने वाली जनसंख्या भी होनी चाहिए, यानी आबादी का होना बहुत जरूरी है। तीसरी शर्त, इनके द्वारा, यानी ये जो जनसंख्या रहती है इस क्षेत्र में, इनके द्वारा चुनी गई एक सरकार होनी चाहिए, ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश या राज्य अपने आंतरिक मामलों में जो निर्णय लेता है या कानून बनाता है उसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति का दबाव उसके ऊपर नहीं होता। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको, व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज को संयमित बनाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है और राज्य के लिए ये 4 महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। अब हर राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो। राज्य को शक्तिशाली बनाना आवश्यक भी है, किंतु राज्य पर भी कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं, क्योंकि व्यक्ति को राज्य की कृपा पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए संविधान बनाना पड़ता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, राज्य को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है, किंतु राज्य इतना पावरफुल ना हो जाए, इसलिए उस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने आवश्यक है। और ये प्रतिबंध उसके ऊपर लगाता है संविधान। संविधान नागरिक और राज्य के बीच एक नैतिक स्थिति, यानी इथिकल ग्राउंड निर्मित करता है, नैतिक स्थिति का निर्माण करता है, जिससे नागरिक की स्वतंत्रता और राज्य की प्रभुता अथवा सत्ता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। राज्य चलता कैसे है? तो राज्य को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। राज्य को चलाने के लिए, राज्य की संप्रभुता को समाज में स्थापित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला अंग है
विधायिका, लेजिस्लेटिव बोलते हैं इसे, विधायिका। दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जुडिशरी। विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका, विधायिका किसे कहते हैं? एक ऐसी संस्था जो क्या बनाती है? विधान। विधान का मतलब कानून, जो कानून बनाती है। जैसे भारत में संसद, राज्यों में विधानमंडल। विधायिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, यानी काम करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उसे लागू करते हैं, उसे प्रभावी बनाते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसी संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका बनती है। कार्यपालिका जब कार्य करती है तो कभी कभी इनके कार्यों के बीच में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगता है। तो नागरिक इतनी बड़ी संस्थाओं से लड़ने के लिए कहां जाते हैं? न्यायपालिका में। क्योंकि हमारी न्यायपालिका संविधान की क्या है? संरक्षक, कस्टोडियन। तो हमारी न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। कार्यपालिका को हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी आते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारें आती हैं, जाती हैं, इनके कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आईएएस, जैसे पीसीएस, ये स्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? अस्थायी कार्यपालिका में वो आते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, जिन्हें मंत्रिपरिषद कहा जाता है। जब तक इनके पास विधायिका में बहुमत है तभी तक ये कार्यपालिका का हिस्सा है। ये अस्थायी है। आज बीजेपी के पास बहुमत है तो बीजेपी सत्ता में है, कल कांग्रेस के पास बहुमत होगा तो कांग्रेस सत्ता में आएगी। आगे अब बात करते हैं संविधान की। संविधान है क्या? किसी भी देश के नियम कानून में सर्वोपरि जो चीज होती है वो संविधान होती है। संविधान का मतलब होता है एक सर्वश्रेष्ठ विधान, और विधान का मतलब कानून है जो सुविचारित ढंग से संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है। किसी भी देश का संविधान संविधान द्वारा बनाया जाता है। जब संविधान बनता है और उसमें कोई शब्द रखा जाता है, चाहे वो समाजवादी शब्द हो या अखंडता शब्द हो या गणतंत्र हो या जनतंत्र हो या जनतांत्रिक हो या लोकतांत्रिक हो, तो एक एक शब्द के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पे खुलकर चर्चा होती है। ऐसी संस्था को संविधान सभा कहते हैं। ऐसे कमरे को संविधान सभा कहते हैं जहां पे बैठ के लोग संविधान बनाएं। संविधान, अब भारत का संविधान देख लीजिए, इसे बनने में ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इतना समय लगा। भारत में जितने नियम कानून बनाए जाते हैं वो सब संविधान के दायरे में ही रह के बनाए जाते हैं, क्योंकि संविधान का मतलब ही हो गया एक सर्वश्रेष्ठ विधान। जो भी संस्था, हमारे संविधान एक किताब होती है और उस किताब के अंदर है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोक सेवा आयोग हो
या चुनाव आयोग हो, जिस संस्था का उल्लेख उस किताब में है, संविधान में है, वो संवैधानिक होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। और जिन संस्थाओं का उल्लेख उस किताब में नहीं है उन्हें गैर संवैधानिक कहा जाता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। आगे देखते हैं। तो सबसे ऊपर होता है संविधान। संविधान के बाद देश में किसका नंबर आता है? विधान। सबसे ऊपर संविधान, फिर उसके बाद नंबर आता है विधान। इसे आप विधान कह लीजिए या कानून कह लीजिए या इसे आप अधिनियम कह लीजिए या आप इसे क्या कह सकते हैं? मूल विधि, या आप इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? लॉ। तो संविधान वो होता है जो संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है, और विधान, कानून, अधिनियम, मूल विधि, लॉ, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संविधान को आदर्श मानकर, संविधान के दायरे में रहकर जब विधायिका यानी संसद, जब विधायिका कुछ कानून बनाती है तो ऐसे कानून को विधान अथवा कानून अथवा अधिनियम अथवा मूल विधि अथवा लॉ कहा जाता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कानून में हमेशा कॉमा के बाद, यानी पहले विषय रहेगा, फिर कॉमा रहेगा, फिर उसके बाद जिस सन में वो बना है वो। जैसे साइबर क्राइम एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो ये विधान। अब आते हैं इसके बाद अगला नंबर है, इन कानूनों को लागू कौन करता है? मैंने पहले बताया, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के लिए भी एक नियम और दायरा बनाया जाता है, चौहद्दी, जिसे बाउंड्री कहते हैं, कि इस बाउंड्री के अंदर रह के वो काम करे। तो कार्यपालिका इन कानूनों को जिस नियम कानून के दायरे में रह के बनाती है, लागू करती है, काम करती है, ऐसी व्यवस्था को नियम अथवा परिनियम कहा जाता है, परिनियम कहा जाता है। तो संविधान मैंने आपको समझा दिया, विधान समझाया, नियम समझा दिए, परिनियम समझा दिए। अब इसके बाद चौथे नंबर पे देख लीजिए, जब व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका उस कानून को अपने तरीके से जब लागू करती है, तो नागरिक जब उसे ऐसा लगता है हमें आपको कि सरकार और संसद संविधान के नियमों और आदर्शों और दायरे से परे जाके कुछ कानून बना रही है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो व्यक्ति कहां चला जाता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है? क्योंकि वही संविधान का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, संरक्षक व्याख्या करता है और सरकार को और व्यवस्थापिका को यह बताता है कि आप नियम के दायरे में हैं या नियम से परे जा रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को कुछ इस तरह बनाया है कि आने वाले समय के साथ अपना तालमेल बना सके। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बन के तैयार हुआ था आज से 71 साल पहले और आज की तारीख में कम्युनिकेशन गैप, कभी कभी इसे जनरेशन गैप भी कहा जाता है, वो नहीं आना चाहिए। इसलिए जो मूल संविधान बन के निर्मित हुआ था 26 जनवरी 1950 को,
उसमें संशोधन भी आसानी से किया जा सके, उसे समय के साथ तालमेल के लायक बनाया जा सके, तो ऐसी प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जा सकता है। भारत का संविधान इतना लचीला है कि अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बन के तैयार हुआ था और आज 26 जनवरी 2020 तक, इन 70 सालों में 103 बार संशोधन किया जा चुका है। तो जो संविधान संशोधन होता है ये भी संविधान का हिस्सा होता है। एक चीज, संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के कुछ अंग ऐसे भी हैं जो बड़े जटिल हैं, उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। संविधान का 5% हिस्सा बहुत जटिल है। केशवानंद भारती वाद केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं प्रावधानों को, इन्हीं अंगों को एक तरीके से संविधान का मूल ढांचा बताया था। फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी आप इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, नहीं तो संविधान की मूल आत्मा ही खत्म हो जाएगी। आगे, जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के निर्णय देता है तो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में और कंपटीशन की भाषा में ऐसे निर्णयों को, जिसे कभी कभी माइलस्टोन, मील का पत्थर भी कहते हैं, एग्जाम में इसे निर्णय विधि कहा जाता है। निर्णय विधि, चाहे वो इंदिरा साहनी वाद हो, चाहे वो केशवानंद भारती वाद हो, तो इसे निर्णय विधि कहा जाता है। यह भी संविधान का अंग हो जाता है। अब बात करते हैं कि संविधान इतना आवश्यक क्यों है और संविधान से हमें इतने लाभ क्यों मिलते हैं। जैसे इंग्लैंड है, वहां कोई संविधान नहीं है, तो इंग्लैंड कैसे चलता है? इंग्लैंड चलता है अपनी परंपराओं से। भारत में भी ऐसी कई परंपराएं हैं जो एक तरीके से संविधान का अंग मान ली जाती हैं। परंपराओं को शुद्ध हिंदी में अभिसमय कहा जाता है। अभी समय कहा जाता है। जैसे हमारा संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा प्राप्त होगा, लेकिन देखते देखते आज प्रधानमंत्री मंत्रियों का भी मंत्री बन चुका है, हालांकि संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये परंपराएं, देखते देखते प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री से भी ऊपर हो चुका है, हालांकि संविधान में कहा गया है फर्स्ट एमंग द इक्वल, समानों में प्रथम। लेकिन आज की तारीख में देखिए, इन परंपराओं को निर्मित करने में कुछ व्यक्तित्व भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आज आप देख ही रहे नरेंद्र मोदी। संविधान से हमें राज्य की संरचना कैसी होगी ये पता चलता है। राज्य की संरचना का मतलब, राज्य की संरचना का मतलब क्या होता है? जैसे भारत के संविधान में राज्य की संरचना को स्पष्ट कर दिया गया। नंबर 1, साफ साफ लिख दिया गया है कि भारत एक क्या होगा? गणराज्य। भारत एक कैसा देश होगा? लोकतांत्रिक, अखंडता, समाजवादी। ये राज्य की संरचना है जिस दायरे में रह के हमें काम करना है। चौहद्दी एक तरीके से बाउंड्री, संविधान बनाने वालों ने एक आदर्श निर्मित कर दिया है कि ये हमारी संरचना, इसी दायरे में आप रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। गणराज्य, एक उदाहरण देता हूं, जैसे गणराज्य, इसका मतलब यह होता है कि भारत में जो सबसे बड़ा पद होगा, सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। और इस पद पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो क्या जीत कर आया है? चुनाव। उसका वंश क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, क्षेत्र क्या है, यह मायने नहीं रखता। केवल एक ही शर्त है कि आप चुनाव जीत के आइए, बस। आप पूर्व राष्ट्रपति के पुत्र थे तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, यह परंपरा नहीं है, क्योंकि राज्य की संरचना कैसी है? गणराज्य। राज्य की संरचना कैसी है? लोकतांत्रिक।
यानी एक व्यक्ति विशेष कोई निर्णय नहीं ले सकता, व्यक्तियों का समूह बहुमत से निर्णय लेगा, चाहे वो संसद में कोई विधेयक पारित करवाना हो या सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय लेना हो। तो ये राज्य की संरचना। सरकार की संरचना, संविधान से हमें यह भी पता चलता है कि सरकार की संरचना कैसी होगी। तो सरकार की संरचना में दो चीजें निकल के आती हैं कि प्रणाली कैसी है, संसदीय प्रणाली है कि अध्यक्षीय प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? भारत की कार्यपालिका का नेतृत्व करता प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव जनता नहीं करेगी। जनता किसका चुनाव करती है? लोकसभा सदस्यों का। लोकसभा सदस्य अपने में से अपना नेता चुनते हैं। इस व्यवस्था को संसदीय प्रणाली कहते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब होता है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख है, जैसे अमेरिका में, उसका सीधा चुनाव कौन करेगी? जनता। अब इसमें भी अब आती है कार्यपालिका की संरचना कैसी होगी। कार्यपालिका की संरचना, तो कार्यपालिका की संरचना दो प्रकार की होती है। एक होती है एकात्मक और दूसरी होती है संघात्मक। जैसे भारत क्या है? एक संघात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है? यहां केंद्र भी है और राज्य भी। आज आप सब जानते हैं राज्यों की संख्या कुल 28 है। भारत सरकार और राज्य की सरकारें आपस में तालमेल बनाती हैं। जब व्यवस्था संघात्मक होगी, यानी राज्य भी होंगे और केंद्र भी होंगे, तो सरकारें भी दो स्तर पे होंगी। एक केंद्रीय स्तर पे होगी जिसके नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी, और एक राजकीय स्तर पे भी, यानी 28 राज्यों में अलग अलग सरकारें होंगी। जब इतनी सरकारें होती हैं तो जाहिर सी बात है इनमें शक्तियों का विभाजन भी बहुत आवश्यक हो जाता है, और उसके लिए केंद्र राज्य संबंध, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी संविधान में इन सब चीजों की स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है। संविधान हमारी आशाओं और संभावनाओं का प्रतिबिंब है। संविधान हमें वो सुविधा प्रदान करता है जो बहुत से देशों में नहीं। म्यांमार में ये चीज नहीं, अफगानिस्तान में ये चीज नहीं। भारत में संविधान है, विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, चुनाव आयोग है, लोक सेवा आयोग है। हमारे यहां संस्थाओं को मजबूती जो प्रदान हुई है उसका मूल कारण है संविधान। जब भी कोई सरकार इन संस्थाओं को नजरअंदाज करके कोई निर्णय लेती है तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं, चाहे वो किसी राज्य में सरकार का गठन हो या किसी विधेयक की सीमाओं का उल्लेख करना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक। मैं अगला टॉपिक आपको बनाऊंगा आपके लिए दल बदल कानून, और फिर उसके बाद नागरिकता। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।